नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और PDF मिल जाएगी। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे चैनल यूट्यूशन चैनल पे एक नया फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। किसका? मैथमेटिक्स का, जिसका सीरीज़ का नाम है आर्यभट्ट सीरीज़ के नाम से शुरू होगा ये, जिसको लेके आएंगे मिस्टर लोकेंद्र यादव। लोकेंद्र यादव सर ये आपके लिए क्या है, मैथमेटिक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स के सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जो ट्रिक के साथ वो भी, ठीक है, जो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स आती है वो आप बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ शुरू की गई है। तो इसे आप कहते हैं वन प्लेग्राउंड इन वन पंचायत। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, केरल के अंदर। जी हाँ, केरल के अंदर आपका वन प्लेग्राउंड इन वन पंचायत शुरू किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, ये ऐसा क्या है इसमें। मतलब इसमें ये बात है कि जो पिनरई विजयन है, ये कौन है, तो ये चीफ मिनिस्टर है केरल के। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है वन प्लेग्राउंड इन वन पंचायत। इसके तहत क्या किया जाएगा कि केरल राज्य के अंदर वो हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाएंगे, एक मतलब क्वालिटी स्टेडियम बनाएंगे, जिसके तहत क्या है, जो स्टेट का जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, उसको बूस्ट किया जाए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक एस्टिमेट है, उनका कहना है लगभग 450 ऐसी क्या नाम है लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं है प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो इसके तहत अभी क्या करेंगे, अभी अगले 3 सालों तक, अगले ये 3 वर्षों तक काम करेंगे, जिसमें क्या है, ये लोग क्या करेंगे, प्लेग्राउंड बनाएंगे, क्या है, क्वालिटी स्टेडियम्स बनाएंगे जहाँ पे क्या है बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी और इसके बारे में, तो इन्होंने लिस्ट निकाली पूरी, इसमें फर्स्ट फेज़ शुरू किया। इन्होंने कहा है, जो केरल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फेज़ में लगभग 113 पंचायत के अंदर ये लोग क्या करेंगे, पहले प्लेग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ करके ऐसे ही पूरे राज्य के हर आपके पंचायत के अंदर कम से कम एक प्लेग्राउंड होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं अब अगले। तो अब आपको बताना है किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना के अंदर आपका 125 फीट ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की स्टैचू का अनावरण किया गया। आप देख सकते हैं ये फोटो आप देख रहे हैं, ये स्टैचू है BR अम्बेडकर जी का। तो ये लगभग 125 फीट ऊंचा है और ये मान लीजिए आप कि तेलंगाना राज्य का सबसे ऊंचा स्टैचू हो गया अभी ये। ठीक है, तेलंगाना राज्य का ये सबसे ऊंचा स्टैचू हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला। जी हाँ, कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड से अवार्ड से। अब ये क्या है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपकी 13 मैनेजिंग इंडियन अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसको होस्ट किया गया था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा। इसमें क्या किया गया, इसमें जो कुमार मंगलम बिरला जी हैं, जो कि हैं चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप के, उनको सम्मानित किया गया है किससे, बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से। ठीक है, और ये इनको अवार्ड दिया गया है इनके 10 सालों के कार्य के लिए जो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री में दिया है। उनका कंट्रीब्यूशन जो है, उनका योगदान जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। वहीं आपको बता दें AIMA टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप, ये अवार्ड दिया गया है TV नरेंद्रन जी को। अब ये कौन है TV नरेंद्रन, तो TV नरेंद्रन है आपके चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। तो TV नरेंद्रन जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है AIMA टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड से। ठीक है, वहीं आपका जो ABB इंडिया है, जो कि एक इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, इसको सम्मानित किया गया है MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो याद रखिएगा, ये मैंने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछ लेंगे कि ABB इंडिया को किस अवार्ड सम्मानित किया गया है, या ये पूछ लेंगे कि MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है।
तो आपको बताना पड़ेगा कि ABB जो है उसको सम्मानित किया गया है MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से। वहीं आपका बात पूछा जाए TV नरेंद्रन जी को किससे सम्मानित किया गया है, तो इन्हें सम्मानित किया गया है AIMA JRE टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप। ठीक है, अब AIMA इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको जानकारी दें कि जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गैर लाभकारी संगठन है, जिसका जो मेन एम है, जैसे कहते हैं उसका उद्देश्य जो है भारत के अंदर ये तो इन्हांस मैनेजमेंट स्किल्स और प्रैक्टिसेस, मतलब प्रबंधन कौशल और प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है मेन मोटिव है, उद्देश्य है। वहीं आपको इसके बारे में बता दें, ये प्लेटफॉर्म है जो आपका जो AIMA है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये प्लेटफॉर्म आपको देता है नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और कैरियर डेवलपमेंट और फॉर प्रोफेशन। मतलब आप मान लीजिए कि ये आपका जो पेशेवरों के लिए जो आपके प्रोफेशंस होते हैं उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और क्या है कैरियर डेवलप कर सकते हैं लोग अपना। आपको बता दें इसकी शुरुआत जो है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इसकी शुरुआत 1957 में करी गई थी। ठीक है, और जो कि ये अब जो 1957 से शुरू हुई थी, जो कि अब लीडिंग मैनेजमेंट एसोसिएशन हो गई है, मतलब भारत की अग्रिम प्रबंधन संघों में से एक बन गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर जूस प्रोब किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जी हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आपका आइस मून एक्सप्लोरर जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर प्रोब लॉन्च किया है। अब ये क्या है जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर, अभी ये जो प्रोब है ये क्या नाम है लॉन्च किया गया है, क्या नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। ये क्या जाएगा जुपिटर को चांद है यहाँ पर मून से वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे क्या ये आइस की खोज करेगा, किसकी आइस की खोज करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है मनरेगा IMS रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में व्यक्ति दिवस उत्पादन की अधिकतम संख्या है, मतलब आपको बताना है कि पर्सन्स जनरेशन की मैक्सिमम नंबर किस स्टेट में है मनरेगा IMS रिपोर्ट के अनुसार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो आपको जानकारी दें इस बारे में, तो आपको बता दें लगातार चौथे साल से लगातार 4 वर्षों से राजस्थान इस लिस्ट में टॉप करता आ रहा है, जो परसेंटेज जनरेशन के अंडर आता है। किसके अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं मनरेगा भी कहते हैं, इसके तहत राजस्थान राज्य इसने टॉप किया है। इसने सबसे ज़्यादा आप मान लीजिए 2022-23 के अंदर राजस्थान ने जनरेट किए हैं लगभग 35,661 करोड़ पर्सन्स पर डे के हिसाब से। यहाँ पर डे की बात हो रही है, यहाँ पे पर डे की बात हो रही है, यहाँ पे गलत, ये परसेंट डे नहीं है, पर डे ही होगा। पर डे के हिसाब से इन्होंने क्या है आपका रोजगार हो गया पर जनरेट किया है, जिसकी टोटल कॉस्ट आई है किसकी 10,157 करोड़ इस स्कीम के अंदर। तो यार ये राजस्थान नंबर पर राउंड रहा है। वहीं राजस्थान के बाद नंबर 2 पे आपका रहा है तमिलनाडु, और वहीं नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, और नंबर 4 पे आपका आंध्र प्रदेश, और नंबर 5 पे क्या है बिहार रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी असम। जी हाँ, असम राज्य ने बिहू परफॉर्मेंस सेट करा है, इस परफॉर्मेंस से एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको जानकारी दे दें कि असम ने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल करी है, जिसमें इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इन्होंने लगभग 11,000 डांसर प्लस ड्रमर्स के साथ, जो आपके जो बैंड बजाते हैं, आपको ये फोटो है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपके ड्रमर्स और आपके क्या नाम ढोल बजाने वाले जो होते हैं, आपके क्या कहते हैं ढोलक वादक जो होते हैं, है ना, ढोलक बजाने वाले या ढोल बजाने वाले लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर एक परफॉर्मेंस करी जिसका नाम है बिहू डांस। अब बिहू डांस करके एक तरह से आप मान लीजिए, और ढोल को बजा के बिहू डांस करके और ढोल को बजा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसमें एक साथ मिलके लगभग 11,000 अधिक 11,000 नागरिकों ने मिलके इसमें डांस किया और पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, भैया आपको बता दें कि जो डांसर्स और ड्रमर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट किए थे कहाँ पे, सरू सजाई स्टेडियम में। अब क्या है, सुरू सजाई जो स्टेडियम है गुवाहाटी के अंदर, यहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, और यहीं पे इनका क्या नाम है न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और जो कि दर्ज हो गया किसमें गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी 14। जी हाँ, भारत ने टोटल 14 पदक जीते हैं। तो इसके बारे में जानकारी दी आपको। इंडिया ने जीते लगभग 14 मेडल जीते हैं। इनमें कौन से, इसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज है। जिसके साथ भारत की रैंक कितनी रही है, 7th रैंक रही है। इंडिया की रैंक कितनी रही है, 7th रही है। वहीं अगर देखा जाए इसमें टॉप किसने करा है, तो इसमें टॉप करने वाली कंट्री रही है कजाकिस्तान, नंबर 2 पे रहा है जापान और नंबर 3 पे कौन रहा है, ईरान रहा है। ठीक है, चलिए, और आपको लिस्ट दे रखी मैंने, इस लिस्ट में आपको जानकारी दे रखी है। जैसे मेंस फ्री स्टाइल में जैसे अमन जी हो गए, दीपक हो गए और अनिरुद्ध हो गए। इन्होंने क्या है, अमन ने क्या ना गोल्ड मेडल जीता है, दीपक ने ब्रॉन्ज मेडल, ये और क्या नाम अनिरुद्ध ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब इनकी कैटेगरी अलग अलग है। आप देखिए फ्री स्टाइल वेट लिफ्टिंग आपकी है, वो सॉरी फ्री स्टाइल कुश्ती जो आपकी है रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेट कैटेगरी में फाइट होती है, अलग वेट कैटेगरी में फाइट होती है। तो अलग वेट कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने क्या है गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर जीते हैं। वहीं आप देखेंगे मेंस जीरो रोमन रेसलिंग स्टाइल वो रेसलिंग, इसमें आपके रुपेन, नीरज, विकास, सुनील, इन लोगों ने क्या है ब्रॉन्ज सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते हैं। वहीं वुमेन्स रेसलिंग की बात करें तो अंतिम, निशा, अंशु, सोनम और रितिका, प्रिया, इन सभी ने क्या है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी डॉक्टर अप्पा साबे धर्माधिकारी। ये आप देखते हैं ये व्यक्ति हैं जो ये वाले, ये व्यक्ति जो है ये है कौन है आपका अप्पा साहेब धर्माधिकारी, जिनको क्या है सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 से। तो आपको चलिए, और इसके बारे में अगर आपको देखेंगे पिछली मेरी वीडियो देखी आपने करंट अफेयर में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि ये क्या नाम अवार्ड इनको दिया जाएगा। पर अब क्या पहले क्या है ये इनका नाम जारी किया गया था, पर क्या है अब इनको ये अवार्ड दे दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है पूर्वोत्तर के किस राज्य में मेतेई चिरोवा लूनर न्यू ईयर मनाया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर के अंदर आपका मेतेई चिरोवा लूनर न्यू ईयर आपका सेलिब्रेट किया गया है। आप देखते हैं फोटो है इनमें। अब इसमें ऐसा क्या है, तो आपको बता दें जो चिरोवा एक लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल है, फेस्टिवल डे मनाया जाता है किसके, मितेई जो कम्युनिटी है आपकी, मितेई कम्युनिटी है, समुदाय है, ये मनाती है कब कहाँ पे है ये समुदाय, तो ये समुदाय आपका मणिपुर के अंदर मणिपुर में रहता है और ये फॉलो करते हैं वैष्णव हिंदू। इन्हें क्या है वैष्णव हिंदू कहा जाता है। ये लोग अपना नव वर्ष के तौर पे जो अपने एक कैलेंडर के हिसाब से उनका अपना जो खुद का अपना कैलेंडर होता है लूनर न्यू ईयर, उसके हिसाब से क्या है नव वर्ष मनाते हैं। तभी आपका ये आपका क्या नाम चुरावा क्या नाम महोत्सव ये मनाते हैं, अपना फेस्टिवल मनाते हैं, नए वर्ष के अवसर पर मनाते हैं आपका। ठीक है, वहीं आपको बता दें यह त्यौहार मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो चिरोवा फेस्टिवल होता है, इसमें क्या करते हैं जो विवाहित डॉटर्स और सिस्टर्स होती हैं, मतलब बेटियां और बहनें होती हैं और जो चाची होती हैं, वो क्या है अपने परिवार में जाते हैं, मतलब पेरेंटल होम्स में, मतलब आपने अपने मायके में कहते हैं ना, एक तरह से मायका जो होता है लड़कियों का, तो लड़कियों का अपने मायके जाती हैं, वहाँ जाके वहाँ जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली में, जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मोजाम्बिक। ठीक है, तो मोजाम्बिक के अंदर आपका एस जयशंकर ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। आप देखते हैं फोटो है, तो इसमें जानकारी दी आपको। तो आप देख सकते हैं ये जो मोजाम्बिक कंट्री है वो कहाँ पे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कि आप मान लीजिए साउथ वेस्ट में, ईस्ट में सॉरी कंट्री है, सब साउथ ही में पूरी कंट्री है आपका। ये आप बड़े मैप देखते हैं, ये जो कंट्री पूरी ये दिखा रहे हैं मैप, ये आपका मोजाम्बिक कंट्री है पूरी। ये यहीं पे आपको क्या है अभी जयशंकर जी गए और बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया उन्होंने। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में आपका 2 दिन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है। किस पे? कंप्रेस्ड बायोगैस पे ऑर्गेनाइज करी गई है। आपको जानकारी दे दें कि जो कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है ये 17 और 18 अप्रैल को शुरू की गई थी। कहाँ पे? सिल्वर ओक इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। ठीक है, इनका जो मेन मोटिव है व इनिशिएटिव है वो जिसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें तहत ये करेंगे, ये डेवलप करेंगे किसको? कंप्रेस्ड बायोगैस इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, जहाँ पे क्या है जो बायोगैस है उसको डेवलप किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसकी पॉलिसी मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करी गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और इसके बारे में और जानकारी दे दें तो आपको बता दें कि जो IFGE मतलब इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन गैस एनर्जी है, इसने CBG प्रोड्यूसर फर्म है, इसने क्या है ये क्या नाम है आपका ऑर्गेनाइज किया था। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये IFGE द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और उसकी थीम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? थीम। तो इसकी थीम थी टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। ये क्या है आपकी थीम है किसकी? 2 अभी फाउंडेशन हुई थी कंप्रेस्ड बायोगैस की। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि थीम बहुत जरूरी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में किस देश ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, केनिया। जी हाँ, केनिया ने अपना, जो केनिया देश है आपका अफ्रीका के अंदर, उसने क्या है अपने देश का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ताइफा 1 लॉन्च किया गया है। ताइफा 1 या कह दें आप नेशन 1 एक नाम इसका रखा गया है। ठीक है, सैटेलाइट का नाम रखा गया है जो लॉन्च करी गई है। और उसको क्या नाम है, जो केनियन इंजीनियर द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मतलब उसको पूरी तरह डेवलप किसने? केनिया के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया है। और इसको जो लॉन्च किया गया है वो स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में DRDO ने कहाँ उद्योग अकादमिक उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है DRDO ने कहाँ पे उद्घाटन किया है? इंडस्ट्री एकेडेमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। जी हाँ, IIT हैदराबाद में आपका उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें जो DRDO है इसने आपका जो इंडस्ट्री एकेडेमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको शुरू किया गया है IIT हैदराबाद के अंदर। और ये एक लार्जेस्ट फैसिलिटी है पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो आपको बता दें जो क्या नाम DRDO चेयरमैन है कौन? समीर वी कामत। अब याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। इन्होंने IIT हैदराबाद के कैंपस के अंदर, जो कि कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ पे इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जहाँ पे क्या है फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपको बताना है मैल्कम अधिशेषीय पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उत्साह पटनायक। जी हाँ, फोटो देखते हैं उत्साह पटनायक जी का। इनको सम्मानित किया गया है मैल्कम अधिशेषीय अवार्ड 2023 से। तो चलिए आपको जानकारी दे दें इसके बारे में। तो आपकी जो उत्साह पटनायक हैं इनको ये एक इकोनॉमिक्स हैं और साथ ही में नेशनल और इंटरनेशनल की एक्लम द्वारा है, मतलब ये क्या नाम है इकोनॉमिस्ट हैं, नेशनल भी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। इनको मैकलम अधिदेशाई अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें ये जो अवार्ड है इसको हर साल दिया जाता है किसके द्वारा? मैकलम एंड एलिजाबेथ अधिशेषीय ट्रस्ट द्वारा शुरू किया जाता है। और ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं उनको दिया जाता है जिन्होंने नेशनल लेवल पे कोई अच्छा कार्य किया है उसके लिए। और इनको जो चुना जाता है वो नेशनल लेवल ज्यूरी द्वारा चुना जाता है, या उनका नाम कहते हैं नॉमिनेट किया जाता है, तभी क्या नाम किसी को नाम दिया जाता है इसके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको बता दें कि इसमें प्राइस में मिलता क्या है। तो इसमें प्राइस जो जीतता है उसमें इनको एक सिटीजन मिलता है। क्या मिलता है? एक सिटीजन मिलता है, मतलब पता मान लीजिए आपका एक प्रतिष्ठित मिलता है, लेटर मिलता है एक तरह से, और साथ ही में 2 लाख रुपए तक का कैश प्राइस मिलता है। और ये सेरेमनी जो हेल्ड की गई थी अभी, वो सेरेमनी हेल्ड करी गई चेन्नई के अंदर से की गई थी।
ठीक है। और ये नाम अनाउंस कौन करता है? ये ट्रस्ट द्वारा करा जाता है। अभी इसे क्या है, अभी क्या है, सिर्फ नाम अनाउंस किया गया है, अवार्ड दिया नहीं गया है, ठीक है, याद रखिएगा, अवार्ड दिया नहीं गया है, सिर्फ नाम अनाउंस किया गया है, ठीक है। और याद रहे कि 2022 में ये अवार्ड जो इंडियन इकोनॉमिक्स है प्रभात पटनायक इनको दिया गया था, इस बार क्या है उषा जी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है बायोपिक 800 किस प्लेयर के जीवन से प्रेरित है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए मुथई मुरलीधरन। आप सकते हैं मुथई मुरलीधरन कौन है? मुथई मुरलीधरन वो श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर हैं। इनके ऊपर जो क्या नाम लाइफ क्या नाम है एक सीरीज़ बायोपिक बनाई गई है, एक मूवी टाइप मान लीजिए, एक बायोपिक बनाई है जिसका नाम रखा गया है 800। तो 800 इनके पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है इस मूवी के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में खबरों में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? मतलब आपका उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो रिसेंटली कहाँ लोकेट की गई हैं? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर ये आपकी इंस्क्रिप्शंस आपकी खोजी गई हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शंस हैं ये लगभग 1920 एडी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये आपका जो क्या नाम है, ये जो रीजन है आपका जो 1920 वाला एडी का जो रीजन है वो कौन सा रीजन है आपका? परांतका चोला का जो रीजन्स है, उस टाइम जो शासन था वो परांतका चोला का शासन था। आपको बता दें जो उत्तर मेरू जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पे? कच्चीपुरम डिस्ट्रिक्ट है, लगभग चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। आपको बता दें पल्लवा किंग नंदीवर्मन सेकंड द्वारा ये आपका ये आपका इंस्क्रिप्शन स्टैब्लिश की गई थी कब? 1950 एडी में करी गई थी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में ऑयल जेटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी गुजरात के अंदर। जी हाँ, गुजरात के अंदर आपका ये ऑयल जेटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपको जानकारी दे इसके बारे में, तो सेंटर द्वारा अप्रूव किया गया है प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑयल जेटी एट दीनदयाल पोर्ट कंदला गुजरात के अंदर, जहाँ पे लगभग टोटल 123 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। आपको जाने स्पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल है ना, तो सर्वानंद सोनोवाल जी हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपका क्या नाम अप्रूव कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ ऑयल जेटी एट दीनदयाल पोर्ट, मतलब दीनदयाल पोर्ट के अंदर। और ऑयल जेटी का है के लिए क्या नाम है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें क्या है आपकी जो लिक्विड कार्गोज होते हैं कंडला के अंदर वो क्या है हैंडल किए जाएंगे। जो लिक्विड कार्गोस है ना उसको हैंडल करने के लिए ये शिप को अब डेवलप किया, इस पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। और ये पोर्ट डेवलप होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा, मतलब PPP प्रोग्राम के तहत ये डेवलपमेंट शुरू की जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपको सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए संदीप सिंह जी। आपको बता दें रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं ये संदीप सिंह जी को, इनको अपॉइंट किया गया है मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में। किसके? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सेक्रेटरीट के लिए इनको मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए बिहार के अंदर। जी हाँ, बिहार के अंदर आपका थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपको इसका जानकारी दे दें, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, इन दोनों ने मिलकर थावे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। कब? 14 अप्रैल से 16 अप्रैल को। कहाँ पे? गोपालगंज बिहार के अंदर शुरू किया गया है। और आपको बता दें इनका जो मेन मोटिव था इस आयोजन का, वो मोटिव था गोपालगंज और बाकी जो जो क्या नाम है, एक तरह से मान लीजिए जो टूरिज़्म है उसको एट्रैक्ट करने के लिए गोपालगंज और बाकी राज्य के अंदर किसके तहत? थावे दुर्गा टेम्पल, जो थावे दुर्गा टेम्पल है उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने के लिए ये इस बार शुरू किया गया था, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है महर्षि, भारत की महर्षि पहल किससे संबंधित है, मतलब महर्षि इनिशिएटिव रिलेटेड किससे है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मिलेट। जी हाँ, मिलेट से संबंधित आपका महर्षि। तो आपको बता दें अभी जो G20 समिट हुई थी जिसमें क्या है मिलेट की आपकी इनिशिएटिव एक महर्षि इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें क्या नाम आपको यहाँ लिखा है G20 मीटिंग में आपका जो एग्रीकल्चर एंड चीफ साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई थी। इसमें कहाँ पे हुई थी, वाराणसी की हुई थी, वाराणसी में हुई थी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक हुई थी। इसमें क्या है जिसकी जो थीम थी वो थीम थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्थी पीपल एंड प्लेनेट। तो ये थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी थीम, ये किसकी थीम है याद रखिएगा, ये थीम थी एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट, मतलब मैक कहते हैं, मैक कह सकते हो, मैक्स की ये मीटिंग हुई थी। और इसमें इसकी जो थीम थी वो रखी थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्थी पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं आपको बता दें जो महर्षि इनिशिएटिव है इसको यहीं पे शुरू किया गया था, और ये स्टैंड फॉर मिलेट्स, मतलब महर्षि जो इनिशिएटिव है ये मिलेट्स के ऊपर जाता है, जहाँ और साथ ही जो एशियन पुराने मतलब प्राचीन आपके जो अनाज हैं उनको इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव और बाकी पहल के लिए शुरू किया गया है। और आपको जानकारी दे इस बारे में, तो इस इनिशिएटिव का मेन एम है प्रमोट करना, किसको प्रमोट करना, रिसर्च को, और साथ में अवेयरनेस किसके बारे में, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इन सभी के बारे में क्या नाम है इनको प्रमोट करना, इनकी जागरूकता फैलाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और किस नाम से, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका किसान संपर्क अभियान शुरू किया गया है। इसके बारे में जानकारी दे दें तो जो आपका जो इस किसान संपर्क अभियान है इसके तहत क्या होगा, किसान क्या है वो फार्मर जो है अपने क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इस क्या नाम है अभियान के में। इस अभियान में कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जहाँ पे किसान लोग जो हैं वो अपनी क्या नाम कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत परेशानी हो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और साथ ही में इनको एजुकेशन दी जाएगी 18 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में, मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई हुई स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो स्कीम्स हैं, स्कीम का फोकस क्या है, डिज़ाइन एंड क्या नाम है, ये जो स्कीम किसानों के लिए बनाई गई है उनको उनके वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी इस क्या नाम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत। और वहीं आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के तहत की है जो मैनुअल पासबुक होती है, बैंक पासबुक होता है, उसको रिप्लेस करके एक स्मार्ट कार्ड दे दिया जाएगा। मतलब एक जो किसान है उनको क्या है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो होती है उसके तहत उन्हें एक मैनुअल पासबुक मिल दी जाती है, वो मैनुअल पासबुक को अब हटा दी जाएगा, उसके लिए आप क्या दीजिएगा, एक स्मार्ट कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो ये चेंज है इसका जो मेन मोटिव है वो है जो किसान हैं वो उनकी मदद करना, किसमें, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए और इनके प्रोडक्शन में इनको बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए क्या है ये योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें बताना आपको सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए बोरई मजूमदार। ठीक है, बोरई मजूमदार जी हैं, ये इन्होंने ये बुक लिखी है कौन सी, सचिन @50। और ये आपको जानकारी दें इसके बारे में बता दें तो इसमें क्या है इन्होंने सचिन तेंदुलकर जो हैं उनके करियर के बारे में जानकारी दी है। इस पुस्तक में क्या उनके करियर के बारे में पूरा बताया है, कैसे उनको शुरू हुआ, कैसे बन के धीरे धीरे करके कैसे ये इतने बड़े प्लेयर बने, उसकी पूरी जानकारी इसमें इस पुस्तक में दे रखी है उन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आपको बताना है ब्रिजन क्रिकेटर अलमनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो सही आंसर आपका पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, मतलब एक महिला और मेल फर्क आएगा, तो पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। ये स्मृति मंदना नहीं है, हरमनप्रीत कौर जो है, हरमनप्रीत कौर को क्या नाम है नॉमिनेट किया गया, याद रखिएगा नॉमिनेट करी गई हैं, अवार्ड नहीं दिया गया है इनको, क्या है इनको इससे सम्मानित नहीं किया गया है, सिर्फ इनको नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेट किया गया है। आगे चल के उनको क्या नाम जो किसको दिया जाता है वो बात अलग है, पर अभी क्या है अभी सिर्फ इनको नॉमिनेट किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में जनजातीय उत्पादों के विपणन और रसद विकास के लिए PTP NRI योजना
NEER योजना कहाँ शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर के अंदर आपकी शुरू की गई है। और इसका स्कीम का क्या है? मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये आपका पूरा नाम है इसका, ठीक है, प्रोजेक्ट का, किसकी? PTP प्रोग्राम के तहत। और आपको जानकारी दे इस बारे में, तो जो अर्जुन मुंडा हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में PTP-NER स्कीम कहते हैं। मणिपुर के अंदर कहाँ लॉन्च किया गया है? मणिपुर के अंदर लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, ये जो स्कीम है ये इस तरह से बनाई गई है जिससे क्या नाम है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, आपको उनको क्या है, प्रॉफिट दिया, उनको उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके जो लॉजिस्टिक्स हैं, उनकी जो मार्केटिंग एफिशिएंसी है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या है, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके लिए आपका एम शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अब बताना है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में किसे पहले स्थान पर रखा गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। जी हाँ, न्यूयॉर्क सबसे नंबर 1 पे रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। कितने आप दे सकते हैं? 58 आपके बिलियनियर्स रहते हैं यहाँ पे। ये आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ बिलियनियर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा 58 बिलियनियर्स रहते हैं आपके कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और अब बात करिए मिलियनियर्स की, तो वो रहते हैं लगभग 3,40,000 लोग करीब रहते हैं ऐसे जो मिलियनियर्स हैं। मतलब आप मान लीजिए करोड़पति मान लीजिए, यहाँ पर लखपति हैं, ठीक है। अब इंडियन करेंसी के हिसाब से वो करोड़पति हैं, पर वैसे उनकी करेंसी के हिसाब से वो लखपति मान सकते हैं उनको। वहीं आप देखते हैं नंबर 1 पे न्यूयॉर्क सिटी है, नंबर 2 पे टोक्यो, नंबर 3 पे है द बे एरिया जो कि USA का पार्टी है, नंबर 4 पे लंदन और नंबर 5 पे सिंगापुर है, ठीक है। और वहीं आप देख सकते हैं इंडिया का जो मुंबई है वो 21 पे है और दिल्ली जो है 36 नंबर पे है। जो मुंबई में टोटल बिलियनियर्स हैं वो 29 है और दिल्ली में बिलियनियर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? टोटल 16 है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न देशों में भारत का रैंक क्या है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन 3। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न रैंक में भारत का नंबर 3 रहा है। अब यूनिकॉर्न मतलब एक यूनिकॉर्न आप मान लीजिए एक इमेजिनरी घोड़ा है जिसके क्या है सर पे एक सींग सा होता है, देखते हैं ये सींग, ये यूनिकॉर्न एक घोड़ा है इसके बारे में बताया गया है। ये बंद एक इमेजिनरी मतलब माना जाता है इसको, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बता दें इसके बारे में। तो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने अपनी 3rd पोजीशन होल्ड करी है इस केस में स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स के मामले में। और टोटल कितने स्टार्टअप्स हैं? भारत में टोटल 68 कंपनियां हैं जिसकी जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है। अब ये भी याद रखिएगा, एक जो ये स्टार्टअप्स इसमें जो यूनिकॉर्न्स लिए गए हैं या स्टार्टअप यूनिकॉर्न लिए गए हैं, इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है कि आपकी जो कंपनी है उनकी जो प्राइस है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी क्या है वो कंपनी यूनिकॉर्न बनेगी, ठीक है। और आपको बता दें ये रिपोर्ट जो करी है किसने जारी करी है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 ने, ठीक है। आपको बता दें इंडिया के अंदर जो एजुटेक कंपनी है जिसे हम कहते हैं बायजूस, ये नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग $22 बिलियन की है। और वहीं नंबर 2 पे आपका जो है स्विगी रहा है और नंबर 2 और नंबर 3 पे आपका Dream11, ये दोनों नंबर 2 पोजीशन पर रहे हैं और इनकी वैल्यूएशन कितनी थी? टोटल $8 बिलियन, ठीक है। तो ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जो आपकी टॉप 3 में रही हैं। भारत की बात करी, वर्ल्ड लेवल पर नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बताना है प्रतिष्ठित संतोबकावा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है प्रेस्टिजियस संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सोमन वांगचुक। जी हाँ, सोमन वांगचुक जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं, इनको इस अवार्ड से कैसे संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको जानकारी दे इसके बारे में, तो सोमन वांगचुक जो कि एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट भी हैं। इनको सम्मानित किया गया है संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। और आपको बता दें जो ये अवार्ड है
ये अवार्ड इनिशिएट करा गया है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट द्वारा, जो कि एक लीडिंग डायमंड क्राफ्टिंग कंपनी है, डायमंड क्राफ्टिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी है। और इन्हीं की एक कंपनी है, इनका प्रिंट कंपनी है जिसका नाम है श्री राम कृष्ण नॉलेज फाउंडेशन। इनके द्वारा क्या है, ये सम्मान दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, जो वांगचुक जी हैं ये फाउंडर हैं किसके, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के, जिसे हम कहते हैं सेकमॉल कहते हैं, ये इसके फाउंडर हैं। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए। किसने लॉन्च किया है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आपका जो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है। आपको इसके बारे में जानकारी ये दे सकते हैं, ये 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और किसने द्वारा, एनआईसी द्वारा। ये एनआईसी कौन है, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर को, ठीक है, इंफॉर्मेटिक सेंटर द्वारा इसको बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया है। उसके बारे में जानकारी दे दें तो ये आपका यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा साथी ऐप लॉन्च किया गया है। अब साथी की फुल फॉर्म क्या है, तो साथी फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये फुल फॉर्म है साथी पोर्टल की, और ये एक वेबसाइट भी है, साथ ही में मोबाइल ऐप है, जिसमें क्या है जो सेंट्रल जितने भी सीड ट्रेसेबिलिटी है, उनका ऑथेंटिकेशन, उनके डिज़ाइंस हैं, उनकी पूरी जानकारी क्या है वहाँ पे इकट्ठी होगी, उस ऐप में जानकारी दे रखी होगी। साथ ही में सीड क्या नाम है, सीड प्रोडक्शन, सीड क्वालिटी, सीड आइडेंटिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन के यहाँ पे दिए जाएंगे इस ऐप में, और पोर्टल पे सब चीज़ दी जाएगी आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको और बता देते हैं। तो ये ऐप और पोर्टल है, इसको डेवलप किया है एनआईसी द्वारा, किसके साथ मिलकर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा मिलके ये पूरा आपका ऐप डेवलप किया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी, वो थीम रखी गई थी उत्तम बीज समृद्ध किसान। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये साथी जो ऐप है उसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसे किसने लॉन्च किया है, या इसकी थीम क्या रही है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो थीम याद रखिएगा, थीम क्या है, उत्तम बीज समृद्ध किसान, इसकी थीम रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में हुनथो संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में आपका हुनथाओदू कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में जानकारी दे दें तो ये 5th एडिशन हुआ है, जिसमें हुने थाडो कल्चरल फेस्टिवल 2023 शुरू किया गया है। कहाँ पे, थॉमस ग्राउंड आपका कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के अंदर, ठीक है। और ये आपको बता दें, ये हुन फेस्टिवल जो है ये हर साल कल्चरल और सिविलाइजिंग एक्ट के जो रूप में मनाया जाता है। किसके, थाडोस जो कम्युनिटी है, कहाँ पे, मणिपुर के अंदर, उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है पूर्वोत्तर का पहला एम्स किस शहर में स्थापित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। जी हाँ, गुवाहाटी के अंदर आपका पहला एम्स हॉस्पिटल शुरू किया गया है, किसमें, नॉर्थ ईस्ट रीजन में शुरू किया गया है। तो ये गुवाहाटी का असम में पड़ता है, असम में आपका ये पहला एम्स बनाया गया है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या है ये बाकी लोगों के पास ही पहुँच सके। जय हिंद।